नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का। आपको दिख रही होगी कक्षा 9 की राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा राजस्थान की जो किताबें अपने पढ़ाई जाती है स्कूलों में, वो सिलेबस में जो डाली गई हैं उनको अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। आप सबको पता होगा यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में आते हैं यहाँ से, और डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज डिटेल में चर्चा करेंगे। आज से स्टार्ट करते हैं। कक्षा 9 की बुक आपको दिख पा रही होगी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। देखिए इसका पहला चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं 1857 की क्रांति। हर जहां भी एग्जाम में ये टॉपिक है, राजस्थान सिलेबस है, वहां पे लगभग हर जगह 1857 की क्रांति का टॉपिक जुड़ा हुआ होता है और लगभग सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसकी अपन डिटेल में चर्चा करें पहले, उससे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम। नसीराबाद में क्रांति, नीमच में क्रांति। देखो राजस्थान में जो क्रांति स्टार्ट हुई थी वो नसीराबाद से हुई थी, और उसके बाद में नीमच, एरनपुरा, आहुआ, मेवाड़ में क्रांति की गूंज, क्योंकि मेवाड़ में डायरेक्टली कोई इतना जो है क्रांति नहीं हुई थी। वहां के जो सलूम्बर और कोठरिया, ये जो अपन पढ़ेंगे बाद में, यहाँ के जो सामंत वगैरह थे इन्होंने योगदान दिया था। कोटा में क्रांति सबसे प्रभावित ज्यादा जो क्रांति हुई थी, शहर कोई रहा था तो वो कोटा था। अन्य राज्यों में क्रांति, 1857 की क्रांति के फिर असफलता के कारण पढ़ेंगे, क्रांति के फिर परिणाम पढ़ेंगे। ये सब इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, 1857 की क्रांति। देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। देखिए हम सबको पता है मुगल साम्राज्य का पतन, जब हम बात करते हैं 1707 की, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु जैसे ही होती है, तो उसके बाद के जो उत्तराधिकारी आते हैं वो कहीं ना कहीं उतने सक्षम नहीं होते हैं मुगल जो वंश होता है, मुगल साम्राज्य होता है, उसको आगे बढ़ाने में। उसको आगे बढ़ाया बस उन्होंने, एक कहीं ना कहीं सुदृढ़ीकरण उसका नहीं किया। अब डिक्लाइन जो था मुगलों का अब स्टार्ट हो चुका था, और मुगलों का डिक्लाइन और साथ में एक घटना और हो रही थी, मराठों का जो है इस समय पे राइज हो रहा था। तो मुगलों के साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा था। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता को एक बार की तो मराठों ने भर दिया था। तो मराठों का राइज हो रहा था उस समय पे, और लोगों को लगने लग गया था कि कहीं ना कहीं जो मुगलों का जो डिक्लाइन है या मुगलों का जो पतन होने वाला है, उस जो गैप को, उस वैक्यूम को भरने के लिए मराठे अभी यहाँ पे उपस्थित हैं। मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा और गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया था। मराठे जो थे अपना जो अपना एरिया था उसको एक्सपेंशन करते जा रहे थे। पहले उन्होंने मालवा, फिर गुजरात, और ऊपर गुजरात के जाते हैं तो सीधा अपना राजस्थान आता है। फिर जब मालवा और गुजरात पे उन्होंने अपना एक तरह से प्रभुत्व स्थापित कर लिया, तो राजस्थान में एंट्री उनके लिए बहुत इजी हो गई। इसी क्रम में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं 1711, मई 1711। पहली बार जो मंदसौर इलाका है मध्य प्रदेश का, वहां पे मराठों ने, जो मेवाड़ क्षेत्र है राजस्थान का, मंदसौर से टच होता हुआ मंदसौर पे, क्योंकि वहां मालवा पे अपन पढ़ चुके, मालवा पे अधिकार कर लिया था इन्होंने। उसके बाद में राजस्थान में जो एरिया टच होता था वो मेवाड़ वाला था, और वहां से इन्होंने पहली बार क्या है धन एकत्रित कर लिया था। इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह पहले जयपुर के शासक जयसिंह के पास गए, और बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया। तो वहां के जो मेवाड़ के महाराणा थे संग्राम सिंह, वो टेंशन में आ गए इस बात से, क्योंकि मराठा उस समय एक पावरफुल होते जा रहे थे, जो उनकी पावर थी वो राइज हो रही थी। और मराठों से घबराकर संग्राम सिंह पहले तो जयसिंह के साथ में चर्चा की, और फिर इस समस्या के लिए मोहम्मद शाह जो बादशाह थे, मोहम्मद शाह रंगीला, उनके साथ में चर्चा की। 1724 ईस्वी के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमणों में तेजी आई, क्योंकि अब जब स्वाभाविक सी बात है वो अपना क्षेत्र विस्तार कर रहे हैं, तो मालवा और गुजरात पर जब उन्होंने अधिकार कर चुके हैं, आधिपत्य स्थापित कर चुके हैं वो एक तरह से, तो अगला नंबर जो था राजस्थान का ही आना था। और 1724 के बाद में राजस्थान पर जो मराठा आक्रमण थे उनमें बहुत ज्यादा तेजी आई। इस बीच 17 अप्रैल 1734 में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह, कौन थे? बुद्ध सिंह। और एक शासक थे, एक और व्यक्ति थे दलेल सिंह। दोनों में वहां गद्दी के लिए क्या हो गया? उत्तराधिकार संघर्ष हो गया।
देखो ये डायरेक्टली पहली बार यहाँ पे मराठे आएंगे राजस्थान में। कहीं बात करें तो बूंदी में हुआ क्या था, बुद्ध सिंह और दलील सिंह गद्दी के लिए इनमें संघर्ष हुआ, और बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष आगे पढ़ेंगे अपन। कैसे महाराज जो जयसिंह थे वहां पे उन्होंने हस्तक्षेप किया, फिर कैसे मराठों ने यहाँ पे बुद्ध सिंह ने सहायता प्राप्त की मराठों से और खुद को वहां का जो शासक घोषित कर दिया था, दलील सिंह को गद्दी से हटा दिया था मराठों की सहायता से। अब चूंकि बुद्ध सिंह ने मराठों की सहायता ली थी, ये राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्षों में मराठों को आमंत्रित करने का ये पहला अवसर था। तो क्वेश्चन अपने आता है, पहली बार मराठों ने राजस्थान के किस राज्य में हस्तक्षेप किया था, या किस राज्य के आंतरिक जो उत्तराधिकार संघर्ष था उसमें हस्तक्षेप किया था? तो आंसर रहता अपना बूंदी 1734 में, बुद्ध सिंह और दलेल सिंह के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं। देखो अब क्या होता है, जो अपन ने पहले डिस्कस किया था मालवा वाला 1735 में। देखो एक घटना इस समय पे होती है छोटी सी, 1734 में ही राजस्थान के जो शासक सारे हैं, अपन आगे जाकर पढ़ेंगे, शॉर्ट में बता देता हूँ। सारे जो शासक हैं इनसे मराठों से टेंशन हो जाती है उनको, और एकत्रित होते हैं एक जगह पे, होड़ा सम्मेलन। होड़ा एक जगह होती है, होड़ा में मिलते हैं सारे, होड़ा सम्मेलन करते हैं। उस समय पे क्या होता है, इस मराठों के विरुद्ध में वो योजना बनाने के लिए करते हैं, बट वो असफल हो जाता है। इसकी सूचना कहीं ना कहीं पेशवा को पहुंच जाती है, और पेशवा नेक्स्ट ईयर जस्ट उसके बाद में 1735 में उत्तर भारत की यात्रा पर निकल आते हैं। और उत्तर भारत की यात्रा पाते हैं उसी समय पे बाद में अपन पढ़ते हैं, उसी यात्रा के दौरान मालवा पर भी वो कर अधिकार कर लेते हैं। तो 1735 ईस्वी में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए आसान मार्ग मिल गया। पहले इतने टाइम से जब वो क्यों अपना यहाँ पे एरिया एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको एंट्री के लिए एक प्रॉपर रास्ता नहीं मिल पा रहा था। अब मालवा पर जो अधिकार हो गया, क्योंकि मालवा राजस्थान के जो दक्षिणी भाग है उसके पूर्वी साइड में पड़ता है, मालवा पर अधिकार करने के बाद में मराठों को राजस्थान पर आक्रमण के लिए एक आसान मार्ग मिल गया। देखिए राजस्थान में मराठे कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां से धन प्राप्त करने के लिए कुछ समय तक संतुष्ट रहे, लेकिन शीघ्र ही वे राजाओं को ही नहीं वरन सेठ साहूकारों को भी लूटने लगे। जैसे जैसे देखो स्टार्टिंग में जब इनकी एंट्री हुई राजस्थान में, तो राजाओं ने थोड़ा बहुत इनको धन दे दिया, पैसा दे दिया, और वहां से लौट जाते थे। धीरे धीरे उनकी जो मांग है, डिमांड बढ़ती गई, और वहां के जो पैसे वाले सेठ साहूकार थे उनको भी डायरेक्टली यहाँ से लूटने लग गए थे। उन्होंने राजस्थान के नरेशों के आंतरिक, यहाँ पे ध्यान देने वाले देखो, राजस्थान के नरेशों के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। बूंदी, जोधपुर रियासतों, जयपुर रियासतों में उनका प्रवेश इसी बहाने हुआ। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण घटना होती है, नादिर शाह का आक्रमण 1739 में। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण होता है। उस समय पे क्या होता है, जो मराठे थे उन्होंने सारे जो राजा थे, राजस्थान के जो राजपूत राजा थे, और सबको इकट्ठा किया, और सबको हिंदू धर्म के नाम पे कहीं ना कहीं एक दलबंदी करने की कोशिश की थी। बट सारे जो उस समय के जो यहाँ के राजपूत राजा थे वो कहीं ना कहीं मुगल दरबार में में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे, और जो मराठा को स्वप्न था वो उस समय पे अधूरा रह गया, और वो अपना दलबंदी या जो भी कहीं ग्रुप नहीं बना पाए थे संघ। नादिर शाह के आक्रमण के समय मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया। नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे हुआ था। लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे। इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता की पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे। साहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेशमुखी प्राप्त करने का आदेश दिया। देखो चौथ और सरदेशमुखी ये दो प्रकार के कर्म मराठा लिया करते थे, कहीं भी जाया करते थे। तो साहू ने नेक्स्ट उस समय पे क्या दिया, पेशवा को राजस्थान से चौथ और सरदेशमुखी प्राप्त करने का आदेश दिया। 1732 ईस्वी में सवाई जयसिंह, देखो जो मुगल शासक थे वो अपने अधीन जो राजपूत शासक उनके सेवाएं दे रहे थे उनको मनसबदारी प्रदान करते थे, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, और कहीं ना कहीं एक क्षेत्र की सूबेदारी प्रदान करते थे। ऐसे ही सवाई जयसिंह को मालवा का सूबेदार बनाया गया। वहां की सूबेदारी किसको दी गई, सवाई जयसिंह को। अब जब मालवा की सूबेदारी इसको मिली, क्योंकि मराठा के टच करता हुआ एरिया था, और मराठों ने उसको क्या कर लिया, वहां पे बंदी बना लिया, घेर लिया एक तरह से। जयसिंह ने पराजय स्वीकार कर ली, और मराठों को 28 परगने मराठों को देने पड़े। इसी समय देखो 1761 से 91 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व हो गया। तो इस समय जो राजपूत शासक थे यहाँ के, वो कमजोर अवस्था में थे, इसी का फायदा उठाया मराठों ने। राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने
जयसिंह, ये देखो जयसिंह और अन्य राजपूत राजाओं की आंख खोल दी, क्योंकि जयसिंह को वहां परास्त कर दिया था। जयसिंह बहुत पावरफुल शासक माना जाता था उस समय पे। जब जयसिंह को वहां पे उन्होंने परास्त करके 28 परगने ले लिए, तो बाकी राजा जो थे उनको भी टेंशन होने लगी। मराठों से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया। आए उनको, जब मराठे आते तो उनको धन दे दिया करते थे, पर जब धन लेने के बाद भी मराठों ने मालवा खाली नहीं किया, तो पुनः संगठित प्रयास किए जाने लगे। जब बाद में पैसा भी काम नहीं आने लगा, तो सबको संगठन एक तरह से संगठित करने का प्रयास किया गया। अब धन के बजाय शक्ति के प्रयोग से मराठों को राजस्थान से निकालने का निश्चय किया गया। अतः ये मैंने जैसे आपको बताया था, जुलाई 1734 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर, लगभग देखो राजस्थान पूरा कवर हो गया, बड़ी बड़ी रियासतें। इनके शासक मेवाड़ में हुडा नामक स्थान पर एकत्रित हुए। कौन सी जगह थी? हुडा। जुलाई 1734 और 17 जुलाई 1734 को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए। 17 जुलाई 1734 को। अब उस संधि पत्र के अकॉर्डिंग था क्या? जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया, कि अगर मराठा एंट्री होती है राजस्थान में, तो सारे जो शासक थे वो एक तरह से जॉइंटली एक युद्ध लड़ेंगे मराठों के खिलाफ, तभी मराठों को हराया जा सकता था। वर्षा ऋतु, अब इस जो हुडा सम्मेलन था, इसमें जो डिसाइड किया गया था, क्योंकि जुलाई, अपने देखो जुलाई के समय वो वर्षा ऋतु अपने राजस्थान में रहती है, पूरे भारत में रहती है इस समय पे लगभग। तो जुलाई के बाद उन्होंने कहा कि बारिश के समय पे तो ये अभी पॉसिबल है नहीं, तो बारिश जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म होगी, उसके बाद में सारे लोग एक जगह डिसाइड की थी उन्होंने, रामपुरा, कि रामपुरा में एकत्रित हो जाएंगे और मराठों के खिलाफ फिर से कोई योजना बनाएंगे। परंतु कोई भी राजा वहां पे आए नहीं था, और ऐसे करके ये जो हुडा सम्मेलन था मराठों के खिलाफ, ये सारा फेल हो गया था। वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु रामपुरा में एकत्र होना तय किया गया। किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ ली, परंतु इस सम्मेलन के वांछित परिणाम नहीं निकले, क्योंकि रियासती शासकों में आपसी द्वेष था, एक तो आपस में फूट थी, प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव रहा। एक लीडरशिप जो थी वो भी इतनी एक्टिव नहीं थी, क्योंकि अध्यक्षता जो इसकी की थी वो की थी जगत सिंह, जो खुद ही अभी इतना एज नहीं थे, वो किशोर शासक था उस समय पे। रियासतों की स्वार्थी नीतियां और कार्य संभवतः सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। 1735 में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया। तो मुगल सम्राट की जो सेनाएं थी और राजपूत शासक जो थे, इनकी सेना जो थी, उन्होंने जॉइंटली एक एक्शन लिया मराठों के खिलाफ, बट वो भी फेल रहा। पेशवा अक्टूबर 35, अब मैंने बताया था जैसे भाई ये हुडा सम्मेलन जैसी असफल हुआ, पेशवा को इसकी खबर लग गई कि भाई मेरे खिलाफ ऐसे ऐसा कहीं ना कहीं प्लानिंग की जा रही है। तो पेशवा नेक्स्ट ईयर ही वहां पे तत्काल उत्तर भारत की यात्रा पर निकल पड़ा था। पेशवा अक्टूबर 1735 में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। ये जो पेशवा की यात्रा थी, ये कहीं ना कहीं मराठों को बहुत बेनिफिट प्रदान किया इसने। उसने महाराजा जगत सिंह, देखो सबसे पहले जगत सिंह ने पेशवा का आतिथ्य स्वीकार किया, जगत सिंह ने उनका आतिथ्य प्रदान किया उनको, और जो पेशवा थे उन्होंने इनका आतिथ्य स्वीकार किया। इस समय पेशवा आपको पता है बहुत फेमस बाजीराव, जिनका नाम सुनते हैं, बाजीराव इस समय पे पेशवा थे। जो जगत सिंह थे मेवाड़ के, उन्होंने उनको उपहार दिया और चौथ दिया, उनका समझौता किया। फिर वह जयपुर आया, कौन? पेशवा। पेशवा जब मेवाड़ के बाद में जयपुर आया, जयपुर में कौन थे? जय सिंह। जय सिंह ने मराठों को और मुगलों सम्राटों के बीच समझौता करवाना चाहा, कि भाई मुगल सम्राट से मिला के मराठों से समझौता करवा देते हैं, अपने भी नंबर बन जाएंगे। जय सिंह ने सोचा, पर वो फेल हो गए, असफल रहा। पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम यह निकला कि देखो क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि पेशवा की जब उत्तर भारत में आए तो राजस्थान में भी यात्रा की थी, और राजस्थान यात्रा का परिणाम क्या रहा था कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों के भी करदाता बन गए। जो यहाँ पे राजपूत शासक थे, पहले मुगलों को कर दे रहे थे, मुगलों की जो सेवा प्रदान कर रहे थे, अब वो साथ साथ में ही अब मराठों को भी कर देना यहाँ पे सुनिश्चित कर दिया गया था। 1738 ईस्वी में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दुरासराय, यहाँ पे एक संधि की है, दुरासराय की संधि। ये किसकी थी? मुगल सम्राट से की थी। वैसे मुगल सम्राट के बिहाफ पे की थी किसने? निजाम ने।
तो निजाम को बिना युद्ध लड़े ही उनको संधि करनी पड़ गई थी मराठों से। और मराठों ने क्या कर लिया था, मालवा की जो सूबेदार थी प्लस में 50 लाख रुपए, बहुत बड़ी रकम थी। और मालवा एक रिचेस्ट जो एक स्टेट कह सकते हैं उस टाइम का, मुगलों के टाइम का, या मालवा रिचेस्ट स्टेट था। तो यहाँ की जो सूबेदारी बहुत पैसे वाली एक तरह से स्टेट था, यहाँ की सूबेदारी अपने आप में मायने रखती थी। मालवा की सूबेदारी प्लस में 50 लाख रुपए। 1742 में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर और जैतारण परगनों में चौथ वसूल करना आरंभ कर दिया 1787 ईस्वी में। अब देखो धीरे धीरे मराठा डिक्लाइन हो जाएगा। अपन पढ़ क्या रहे हैं, ये यहाँ पे 1857 की क्रांति चालू कर रहे हैं, बट इसमें ये एक टाइमलाइन दी हुई है कैसे कैसे 1857 की जो क्रांति थी उसकी भूमिका बनती है, कैसे कैसे मुगल डिक्लाइन होते हैं, मराठों का राइज अप होता है, और मराठे जब डिक्लाइन होते हैं कैसे कैसे कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका राइज अप होता है। तो अभी मराठे अब धीरे धीरे करके डिक्लाइन पे जा रहे हैं। 1742 में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोचत, रायपुर, जैतारण परगनों में चौथ वसूल करना आरंभ कर दिया था। 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त कर दिया था। देखो मराठे परास्त हो गए हैं, यहाँ पे डिक्लाइन कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गया है। और 1791 को मराठा शक्ति क्षीण होने लगी थी। इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए थे, और कहीं ना कहीं 1791 है, इसके 2 साल बाद में 93 में तो जो कॉर्नवालिस आए थे उन्होंने अपनी पूरी एक कंपनी की सिविल सेवा स्टार्ट कर दी थी। कहीं बहुत मजबूती से अपना प्रशासन संभाल लिया था अंग्रेजों ने इस समय तक। इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर पसार लिए थे और राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। अब देखो राजस्थान के राज्यों के में उत्तराधिकार संघर्ष, यहाँ पे कुछ उत्तराधिकार संघर्ष वगैरह, और अपन कहें तो एक तरह से जो प्रतिस्पर्धा थी सामंतों की, उसके कारण राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। जो यहाँ के राज्य थे उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। 1791 में जो मराठा थे अंबाजी इंगले, इन्होंने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया। तो मेवाड़ के महाराणा जो थे और अंबाजी इंगले थे, मराठों का सहयोग, दोनों ने जॉइंटली एक कैप्चर कर लिया था किसको, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। अब इस पर पूरा मेवाड़ का अधिकार हो गया। परंतु रियासती घरानों में आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले पूर्ण सफलता नहीं पा सके। 1795 में मेवाड़ पर चूंडावतों का अधिकार हो गया। देखो अतः चूंडावत जो चूंडा था अपने लाखा का बेटा, लाखा का जो पुत्र था जिसको राज्य से राज्य प्रदान नहीं किया गया था, उसके जो वंशज थे वो चूंडावत कहलाए थे। अतः उनका शासकीय समूह के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 में अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया। देखो भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए। भीम सिंह मेवाड़ के महाराणा थे उस समय। 1803 ईस्वी के में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, पर वह असफल रहे। 1803 में मेवाड़ ने क्या किया, इतनी कंडीशन हो गई, कोई वहां पे कब्जा कर रहा है, देखो चुंडावतों ने कर लिया, इधर अमीर का पिंडारी ने कर लिया, तो ऐसी कंडीशन में अब कहीं ना कहीं मेवाड़ को कोई साथ चाहिए था। तो मेवाड़ ने आगे से इनिशिएट किया था संधि के लिए अंग्रेजों को, बट अंग्रेजों ने उस समय इस संधि को मना कर दिया था। 1793 से 1813 ईस्वी के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता, उत्तराधिकार का संघर्ष था। देखो मेवाड़ की जो कंडीशन थी अपन ने पढ़ी, फिर बाद में थी जोधपुर। जो मारवाड़ की अव्यवस्था थी वो किस कारण थी, सामंती प्रतिस्पर्धा, वहां के सामंत आपस में बहुत टफ कंपटीशन था, संकीर्णता, उत्तराधिकार का संघर्ष। तो दोनों ही पक्षों ने, देखो प्रतिस्पर्धा होती थी तो होता क्या था, उत्तराधिकार संघर्ष वगैरह होता था, तो जो कुछ लोग मतलब मान लो 2 लोगों के बीच में हो रही है, कुछ लोग एक साइड हो जाते थे और कुछ लोग एक साइड में, तो लगभग सेना भी बढ़ जाया करती थी। सेनापति जो होते थे, सैनिक जो होते थे, लगभग कोई दरबारी थे वो किसी को चाहते थे, वो किसी को चाहते थे। तो बाद में क्या है, ये अपने पक्ष मजबूत करने के लिए बाहर से सैनिक, जो भाड़े के सैनिक थे, उनको पैसा देकर इनवाइट करते थे अपनी साइड से युद्ध लड़ने के लिए, और उनको बाद में होप देते थे कि भाई अगर हम जीत जाते हैं उत्तराधिकार संघर्ष में तो आपको ये बेनिफिट देंगे। इस तरह का जो होता, इसमें सबसे क्या है, भाड़े जो सैनिक थे, मतलब जो भाड़े पे लाए जाते थे, उनको ऊंची धनराशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया गया। परिणामतः राज्य आर्थिक संकट में घिर गया। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने का प्रयास शुरू कर दिए थे। अब देखो यहाँ पहले जयपुर, और फिर जयपुर ने कोशिश की थी,
बाद में धीरे धीरे और जो रियासतें थी उन्होंने अंग्रेजों से क्या किया, अपने संधि करने का प्रयास शुरू कर दिए थे, मित्रता करने के प्रयास शुरू कर दिए थे। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। जोधपुर राज्य ने भी ऐसा ही प्रयास किया पर वे सफल नहीं हुए। 1803 में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने के इच्छुक हो गए। देखो 1803 में होता क्या है, पहले अंग्रेज जो थे वो मना कर रहे थे। क्यों? इस समय तक जो मराठे थे वो पावरफुल थे। यहाँ पे देखो समझने की बात है, अंग्रेज संधियां जो कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेज ऐसा नहीं 1803 में ही पावरफुल हुए थे। एक बड़ा ट्रांजिशन फेज था जिसमें धीरे धीरे वो पावरफुल होते जा रहे थे और बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे। तो अंग्रेज पहले संधि क्यों नहीं की, इस समय पे संधि? क्योंकि इसका कुछ कारण एक ये भी होता है कि नवंबर 1803 में देखो अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक सेनापति बनता है और लॉर्ड लेक ने क्या किया, यहाँ पे देखो राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से हरा दिया। देखो पहले जो मराठों का प्रभाव था यहाँ पे राजस्थान में, जब सिंधिया को यहाँ पर हरा दिया, लासवाड़ी कहाँ पे पड़ता है? अलवर में। अलवर का जो क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट में, राजस्थान के नॉर्थ ईस्ट में अलवर, और वहां पे लासवाड़ी का एक एरिया पड़ता है। वहां पे सिंधिया को क्या है, निर्णायक रूप से हरा दिया। और मराठों के इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति पाने का स्वर्ण अवसर प्रदान कर दिया। अब अंग्रेजों के सामने कोई कंपटीशन वहां पे नहीं था। मराठे भी अब परास्त हो चुके थे और राजपूत राज्य जो थे वो कहीं ना कहीं एक उनकी विलिंग थी अंग्रेजों के साथ संधि करने की, और वो भी वन साइडेड हो गई थी। तो अब इसके बाद में संधियां तेज होंगी। 1803 ईस्वी की संधि की शर्तों में यह तय किया गया कि दोनों पक्ष, अब देखो संधि की शर्तों में क्या क्या था वो पढ़ेंगे अपन। अब अंग्रेजों ने जो संधियां राजपूत राज्यों से की, देखो पहला चीज तो यह है, दोनों पक्ष एक दूसरे से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे कि भाई आपस में मित्रता रखेंगे। कंपनी इन राज्यों से खराज नहीं लेगी। जब मित्रता रहेगी तो कंपनी इनसे खराज भी नहीं लेगी। प्लस में आंतरिक जो मामले थे उनमें भी हस्तक्षेप नहीं करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मराठों से जो राजपूत राज्य थे वो परेशान थे, वो इन्हीं मामलों में थे। भाई राजा को आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे, राजा इस चीज से जो परेशान हो गए थे। अब ये पॉइंट इन संधियों में डाला गया था। अंग्रेज बहुत एडवांस थे, उनको पता था कहाँ जो नब्ज है उसको कहाँ दबानी है। इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी का होगा। देखो सारा कुछ कंक्लूड कर दिया इस लाइन में। सुरक्षा का दायित्व कंपनी का होगा, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे और सुरक्षा का दायित्व भी कंपनी का होगा। अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे। अब अन्य राज्यों के साथ जो विवाद है या कोई रिलेशन रखना है वो कंपनी की सहायता से किया जाएगा, आप खुद से नहीं कर सकते। देखो भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर ने इस संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अब महत्वपूर्ण घटना यहाँ पे होती है 1811 में। 1811 में एक व्यक्ति आता है चार्ल्स मेटकॉफ, वो दिल्ली का रेजिडेंट बनता है। और मेटकॉफ बहुत एडवांस व्यक्ति था। अंग्रेजों की कई जो ये संधियां थी इनमें महत्वपूर्ण रोल निभाया था मेटकॉफ ने। मेटकॉफ इसकी जो थिंकिंग थी, इसने अपनी जो एक तरह से जो अपना दर्शन था, सुझाव थे, वो अपने उस समय के गवर्नर जनरल जो लॉर्ड मिंटो थे उनको दिया। उन्होंने क्या बताया कि देखो मराठा, अमीर खां और पिंडारी हो, अमीर खां भी पिंडारी था, तो बाकी जो पिंडारी थे उनकी विध्वंसक कार्रवाइयों को समाप्त करने के लिए हमें एक संघ बनाना पड़ेगा। और संघ किसका बनेंगे? राजपूत राज्यों का। कि भाई हमें एक बीच में वॉल रखनी पड़ेगी, हम डायरेक्ट इनसे नहीं लड़ सकते, डायरेक्ट इनसे लड़ने में नुकसान ही है, हमें बीच में एक वॉल रखनी पड़ेगी। लाइक मुगल्स ने जो किया था, बीच में एक राजपूत जो राजा थे उनकी वॉल बना दी थी, तो ऐसे ही हमें भी बीच में एक वॉल रखनी पड़ेगी, राजपूत राज्यों का एक संघ बना दिया जाएगा। और किसी के खिलाफ? मराठा, अमीर खां और पिंडारियों के। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था। अब इसी समय पे लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे वो गवर्नर जनरल बन जाते हैं 1813 में। देखो यहाँ पे इनको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। देखो लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 में ये भारत के गवर्नर जनरल बन जाते हैं। और होता क्या है, इन्होंने अब क्योंकि कंपनी पावरफुल बहुत ज्यादा हो चुकी थी और कंपनी के सामने लड़ने का सामर्थ्य अब किसी स्टेट में नहीं था। इवन मराठा भी अब बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो चुके थे, उनकी कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं थी। कंपनी अब सर्वोच्च कंडीशन में थी पावर के मामले में। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स जो 1813 में आए, उन्होंने एक अपनी पॉलिसी थी कंपनी की कि सर्वोच्चता,
सर्वोच्चता की नीति पूछा भी जाता है कई बार कि सर्वोच्चता की नीति किस जो अपने गवर्नर जनरल है उन्होंने दी थी, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने दी थी सर्वोच्चता की नीति। तो ये कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था। सर्वोच्चता की नीति यही थी कि अब कंपनी ही सर्वोच्च है पूरे भारत में, उसके खिलाफ कोई इनका जो मुकाबला नहीं कर सकता है। किंतु ये तभी संभव था, ये संभव कब था कि जब होलकर, सिंधिया और उनके राज्यों में सीमित कर दिया जाए। जब होलकर और सिंधिया मतलब मराठों को उनके राज्यों तक सीमित कर दिया जाए। भाई ऐसा नहीं कि कंपनी अगर राजस्थान में शासन कर रही है, पंजाब में कर रही है और जगह जगह वो डिस्टर्बेंस झेले, नहीं, उनको अपने सिंधिया जो होलकर थे, मराठे, इनको अपने राज्यों में सीमित कर दो और पूरे अपने जो शासन कर रही है कंपनी वो बिना डिस्टर्बेंस के करे और पिंडारियों की शक्ति का दमन किया जाता। अब ये सब कैसे हो सकता था? राजपूत राज्यों की संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य हो गया था। अब देखो अंग्रेजों के भी यहाँ पे एक मजबूरी थी क्योंकि उनको भी अगर मराठों को भी अगर डिक्लाइन उनका जो हो रहा था उस समय मराठों को भी एक तरह से दबा के रखना था, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी सहयोगी चाहिए थे और उनके लिए सहयोगी, बेस्ट सहयोगी उस समय थे कौन? राजपूत राज्य जो अभी अभी मराठों से एक तरह से कहें तो उनके अधीनता, या अधीनता तो नहीं कह सकते बट उनसे मुक्त हुए थे, एक तरह से परेशान थे इतने समय से, क्योंकि ये राज्य ही सिंधिया, होलकर, पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में थे, उनके प्रभाव में थे वो। अतः अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1813 को होलकर से नई संधि करके राजस्थान के राज्यों से संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इधर मेटकॉफ का निमंत्रण मिलते ही, देखो मेटकॉफ ने उनको निमंत्रित किया राजस्थान के राज्यों को। पहले क्या हुआ यहाँ पे देखो घटनाक्रम होलकर ने एक संधि की, पहले जो संधि हो रखी थी अंग्रेजों से, उसके बाद में होलकर ने एक संधि की और अब राजस्थान के राज्यों के साथ में संधि करने का अधिकार किसने ले लिया था? अंग्रेजों ने। इधर मेटकॉफ का निमंत्रण मिलते ही, मेटकॉफ का निमंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर आदि ने कंपनी संधि, इधर से तैयारी बैठे थे वो तो, और इधर अंग्रेजों का निमंत्रण आया और सबने संधि कर ली। सबसे लास्ट में देखो यहाँ पे कई बार पूछा जाता है, सबसे लास्ट में संधि की थी सिरोही ने। किसने की थी? सिरोही ने। देखो इस प्रकार 1817 से 1823 के दौरान राजस्थान पर स्थापित यह ब्रिटिश आधिपत्य 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक अक्षुण्ण रहा। जो ये संधियां थी ये 1947 तक कंटिन्यू रही थी। ओके, और 1817 से 1823 के बीच में देखो इसका क्या कारण था? अब 1817 या 18 करीब ही ज्यादातर संधियां हो गई थी एक सिरोही को छोड़ के, क्योंकि अब संधि का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया था। ओके, 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासत थी। राजस्थान में कितनी रियासतें थी? ध्यान रखना, 20 रियासतें थी। उनमें से 17 राजपूत थी, 2 जाट थी और एक मुस्लिम शासक द्वारा शासित थी। इन राज्यों के साथ की गई संधियों में कुछ सामान्य शर्तें थी, कुछ विशिष्ट शर्तें थी जो उस राज्य से संबंधित थी। देखो कई जगह, कहीं मान लो राज्यों के साथ जो संधियां की थी, कुछ तो सबके साथ बराबर की थी, वो सामान्य संधि हो गई। कुछ राज्यों के अकॉर्डिंग स्पेशल मान लो किसी एक राज्य से की है तो वो विशिष्ट शक्तियों में आ जाएगी, जो बाकी के साथ में नहीं हुई, 1-2 राज्यों के साथ में हुई है। तो इन संधियों की जो शर्तें थी, अब सबसे पहले अपन वो डिस्कस करेंगे। ओके, देखो पहली थी, संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। पहले तो किसकी सर्वोच्चता हो गई? अब अंग्रेजों की। अंग्रेजों ने रियासती राजाओं को वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार कर लिया। देखो वंशानुगत, कंपनी ने क्या कहा? अंग्रेज जो कंपनी थी उन्होंने क्या कहा, भाई हमारी आप सर्वोच्चता स्वीकार कर लो, हम आपका वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार कर लेंगे। तो ये 2 पॉइंट ये हो गए कि राजाओं ने क्या स्वीकार किया कि अंग्रेजों की सर्वोच्चता, अंग्रेजों ने क्या स्वीकार किया कि राजाओं का वंशानुगत राज्य का अधिकार, कि भाई राजा के बाद उसका बेटा ही राज्य राजा बनेगा। अंग्रेजों ने भारी आक्रमण के से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने, देखो प्रत्येक राज्य की सुरक्षा किससे? भारी आक्रमणों से, और आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहायता का आश्वासन दिया। कि यहाँ पर अंग्रेजों ने संधि की कि भाई मान लो कोई राज्य है, हमने उससे संधि कर रखी है और उस पर कोई बाहर से कोई राज्य अटैक करता है, तो उस राज्य की जिससे हमने संधि कर रखी है उसको सहायता कौन देगा? हम, मतलब कंपनी देगी। अब और इंटरनल जो एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर था उसको भी एक मेंटेन कौन करेगी? कंपनी। संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय था। देखो सबसे में जो बाद में आंतरिक जो हस्तक्षेप किया था किसी ने, किसी के थ्रू अंग्रेजों ने या कंपनी ने, तो ये व्यक्ति था पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है,
इस व्यक्ति के कारण ही राज्यों में बैठा रहता था, निगरानी रखता था और आंतरिक हस्तक्षेप पूरी तरह से इसने किया था। पॉलिटिकल एजेंट, हर रियासत में एक पॉलिटिकल एजेंट तय कर दिया था अंग्रेजों ने। साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राज्य का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आश्वासन तो बोल दिया कहने को, बट पूरा पूरा हस्तक्षेप किया था। ब्रिटिश संरक्षण के बदले, नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटिश संरक्षण के बदले अब देखो, अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको संरक्षण दे रहे हैं इतना सब कुछ, बट आपको भी इसके बदले में कुछ देना पड़ेगा। क्या दोगे साहब? विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ेगी। ये क्या चीज है? देखो, राजा पहले रियासती जो समय था तो आसपास के राज्यों से राजा संधि करते थे। जैसे आज भी भारत सरकार है, वो किसी ना किसी देशों के साथ में कांटेक्ट करती है। अलग अलग देशों के साथ में हमारे रिश्ते अलग अलग तरह के होते हैं। वो सब अपने जो देश का इंटरेस्ट है वो डिसाइड करते हैं। तो पहले जो राजा थे वो अपने आस पड़ोस के राजाओं के साथ में किसके साथ अटैक करना है, किसको अपन संधि करनी है, वो डिसाइड करते थे। बट अब अंग्रेजों ने कह दिया कि आप डिसाइड नहीं करोगे, आप इंटरनल मामला देखो उसका। बट विदेश नीति जो थी उसको अब कौन करेगा? अंग्रेज हैंडल करेंगे कि भाई किसी राज्य के साथ में युद्ध करना है या शांति रखनी है, मित्रता करनी है, वो सब अंग्रेज डिसाइड करेंगे। और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। छठा, आप आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक और अपने राज्यों के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों को सुपुर्द कर देंगे। आवश्यकता पड़ने पर, मान लो अंग्रेजों को, कंपनी को कहीं नीड हुई, अगर आपको कहीं नीड है तो कंपनी अपनी सेना देगी, और कंपनी को अगर नीड हुई तो आपको अपनी सैनिक साधन कंपनी को देने पड़ेंगे, अंग्रेजों को सुपुर्द करने पड़ेंगे। अंग्रेजों को वार्षिक खिराज देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधियों में अलग अलग थी। वार्षिक खिराज कि भाई एनुअल जो अपन कर दोगे आप, वो जो अलग अलग राज्य थे उनको अलग अलग राज्यों के आकार या उनकी इनकम के आधार पर अलग अलग डिसाइड की गई थी कि आप यहाँ से कर इतना दोगे, आप कर इतना दोगे। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया कि जो अपन ने संधि की थी अंग्रेजों ने, उसमें क्या शर्तें थी। अब दिक्कत क्या थी? जो खिराज की जो ये था राशि जो थी, खिराज की ये राशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खिराज को आधार बनाया गया। उसका बेस क्या बनाया गया था कि भाई आप मराठों को मान लो इतना दे रहे थे तो हमें इतना दे दो, उनसे कम तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि अंग्रेज भी बड़े एक तरह से मराठों से कम थोड़ी थे, इनको भी पैसा चाहिए था। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान के रियासती निवेशकों को सुरक्षा तो प्राप्त हुई, पर उन्हें अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी। अब वो सेफ्टी उनको मिल गई थी, बट जो उनकी स्वतंत्रता थी वो कहीं ना कहीं अब खोनी पड़ी थी उनको। अब इन संधियों का प्रभाव क्या हुआ था? देखो, उपयुक्त संधियों का प्रभाव राजस्थान के राज्यों पर बहुविध प्रभाव पड़ा। कंपनी सरकार को नियमित रूप से खिराज देने से राजस्थान के राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। देखो, अब खिराज जो नियमित रूप से, मराठे पहले आते थे तो वो कभी कभार चक्कर लगते थे, आते थे और ले जाते थे, या फिर कई बार ज्यादा आते थे। अब नियमित रूप से फिक्स हो गया कि भाई अपने इतना तो जाएगा ही कंपनी को। तो जो राज्य की जो आर्थिक स्थिति वो कमजोर हो गई। पॉलिटिकल एजेंट राज्यों में व्यवस्था बनाने के नाम पर हस्तक्षेप करने लगे। देखो, मैंने बताया था पॉलिटिकल एजेंट डिसाइड तो ये होता हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बट पॉलिटिकल एजेंट क्या करने लग गए? हस्तक्षेप करने गए। जब इतना सब कुछ होने लग गया तो राजा के पास में कुछ अधिकार रहे नहीं। राजा भी क्या हो गए? अपने शासन कार्यों के प्रति उदासीन रहने लगे थे। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में तानाशाह बन गए। भाई अब जो पॉलिटिकल एजेंट था वही सर्वे सर्वा बन गया था। जो खिराज की राशि कंपनी ने बताई थी उसको टाइम टाइम पे अपडेट कर देते थे, बढ़ा देते थे, कुछ ना कुछ और खर्चा एक्स्ट्रा कर देते, भाई इस बार यहाँ खर्चा हो गया, एक्स्ट्रा खर्चा देना पड़ेगा। अंग्रेजों ने राज्यों के आर्थिक संसाधनों पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सांबर झील, मेवाड़ के अफीम, देखो अंग्रेज क्योंकि व्यापारी थे और रिसोर्सफुल जो भी एरिया था वहां पे कब्जा करना इनको पसंद था। कहीं ना कहीं हर जगह रिसोर्स वाले जो एरिया थे सब जगह कब्जा कर लेते थे। तो अपन ने पढ़ा नमक उत्पादन होता था कहाँ? सांवर झील में, वहां पे इन्होंने कब्जा कर लिया। मेवाड़ का जो अफीम उत्पादन क्षेत्र था वहां पे इन्होंने कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया गया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियां स्थापित कर दी गई थी, जिनका खर्च, अब जो अंग्रेज सैनिक रखे गए थे उनका खर्च कौन देगा? जिस राज्यों में टुकड़ियां रखी गई थी वही राज्य देगा। भारी खराज पर ब्याज और अन्य खर्चों के थोपे जाने के फलस्वरूप राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। कुल मिला के जो प्रभाव पड़े थे, राज्य देखो आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई राज्यों की। पॉलिटिकल एजेंट था वो हस्तक्षेप करता था, जिसके कारण क्या हुआ? राजा उदासीन हो गए।
और जो खिराज था उसको बार बार अपडेट करते रहते थे, बढ़ाते रहते थे। जो यहाँ के रिसोर्स वाले जो इलाके थे, जैसे सांबर झील का इलाका था, मेवाड़ के अफीम उत्पादन इलाके थे, ये सब पे कब्जा कर लिया था किसने? अंग्रेजों ने। तो ये अपने इसके प्रभाव पड़े थे। अब एक सेकेंड, देखो अब ये तो थे अपने राज्य पर क्या प्रभाव पड़े। नेक्स्ट पढ़ रहे अपन सामंतों पर क्या प्रभाव पड़े। अब हमने जितनी भी संधि शर्तें पढ़ी, इनमें कहीं पे भी सामंतों का नाम जिक्र तक नहीं आया था। और कहीं ना कहीं संधियों से पहले जब रियासती समय था और राजाओं के अंडर में सब कुछ होता था, जब कंपनी के साथ समझौता नहीं किया गया, संधि नहीं की थी, उस समय होता क्या था? देखो सबसे पहले सामंत समझना जरूरी है। मैं सामंत होते कौन थे, उनके प्रभाव को हम बाद में समझेंगे। होता क्या था? वंशानुगत जो उत्तराधिकार चला आ रहा था राजाओं का, कि भाई राजा के बाद उसका बड़ा बेटा राजा बन जाएगा, तो छोटा बेटा क्या करेंगे? भाई मान लो किसी राजा के 5 बेटे हैं, तो बड़ा तो बन गया शासक, छोटे 4 क्या करेंगे? उनको क्या है, राज्य की जागीर जो थी अलग अलग उनको दे दिया जाता था, वहां से वो राजस्व इकट्ठा करके अपना जो जागीरदार या सामंत के रूप में वहां पे रहते थे। तो उन सामंत को राजाओं का जो व्यवहार था पहले भाईचारे का था। पहले वो उनमें मतलब एक स्वामी और सेवक का भाव नहीं था, पहले किसका था? भाई भाई का। मान लो बड़ा भाई राजा बन गया तो था तो उसका भाई, उनमें ऐसा कोई कंपटीशन नहीं था। बाद में जब अंग्रेजों के साथ संधियां हो गई, तो अब अंग्रेजों राजा जो थे वो खुद ही इतना पावरफुल नहीं रह गया था, राजा के पास वही नहीं था, कर इतने ज्यादा बढ़ गए थे, पैसा बार बार देना पड़ता था। तो अब राजा किससे लेगा? सामंतों से। ऑब्वियस सी बात है। जब सामंतों को इतना ज्यादा पैसा देना पड़ा, और हर जगह अब मान लो सामंत कर बढ़ाएंगे, सामंतों का नुकसान, सामंतों को जो विरोध झेलना पड़ेगा किसानों का या फिर अपन कहें और जनजातियों का, वो सब विरोध सामंतों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि राजा तो कर किससे वसूलेगा? सामंतों से। अब यहाँ पे स्वामी और सेवक का जो रिश्ता था वो बन चुका था इनका, सामंतों का और राजाओं का। तो कहीं ना कहीं आप आगे जगह पढ़ेंगे अपन, जो किसान आंदोलन होंगे अपने राजस्थान में, जनजातीय आंदोलन होंगे राजस्थान में, उन सब का एक तरह से बेस ये पॉइंट बनता है कि भाई जितना ज्यादा टैक्स कलेक्शन होता था वो सामंत करते थे, और सामंतों के खिलाफ जो गुस्सा होता था वो कहीं ना कहीं उसकी परिणति राजस्थान में जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन के रूप में हुई। लोगों को जब गुस्सा फूटा, ठीक है। देखो सामंतों के, राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा तथा अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही अंग्रेजों के साथ 1818 की संधि की थी। संधि संपन्न होने के बाद राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सहायता से सामंतों की शक्ति को चलने का प्रयास किया। देखो शासकों ने अब क्या है, अब खुद की पावरफुल नहीं रह गए, तो अब उनको कहां से शक्ति देंगे? उनकी शक्तियों को कुचलने का प्रयास किया गया। कालांतर में अंग्रेजों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे सामंतों की स्थिति कमजोर हुई। यह था जैसे सामंतों की सैनिक सेवा के बदले अब उनसे नगद रुपया वसूल किया जाने का निश्चय किया गया, कि सामंतों को जो सैनिक सेवा थी उनसे अब नगद रुपया वसूल किया जाना लगा। जागीर क्षेत्रों में सामंतों को कई विशेष अधिकार प्राप्त थे। पहले उनको विशेष अधिकार थे प्राप्त, अब वो सारे विशेष अधिकार भी खत्म कर दिए। राजा के पास ही जब अधिकार नहीं छोड़े, तो सामंतों के पास तो कहां से छोड़ेगी कंपनी? जैसे जागीरों के निवासी अपने सामंत की आज्ञा के बिना किसी दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते थे। भाई कोई जागीर है मान लो ये रही, और यहाँ का कोई जागीरदार है, और यहाँ पे कोई मान लो लोग रह रहे हैं, तो ये जो लोग रह रहे हैं, ये किसी दूसरे जो जागीर है वहां पे जाके नहीं बच सकते। कब तक? जब तक कि ये जागीरदार क्या नहीं दे दे? परमिशन। तो इसकी परमिशन के बिना ये क्या है दूसरे राज्य में भी नहीं रह सकते थे, जा सकते थे अपना, बस वहां पे नहीं बच सकते थे, ठीक है। सामंत व्यापारियों से राहदारी, दाना पानी, शुल्क आदि वसूल करते थे, उसके बाद व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते। ये कुछ विशेष अधिकार थे उनके। उनके इन विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक जागीर क्षेत्र का नेतृत्व सामंतों के पास था, तथा समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी चढ़ी थी। किंतु 19वीं सदी के अंत तक जागीर क्षेत्रों में सामंतों के नेतृत्व में कमी आई, अब वे उतने प्रभावशाली नहीं रह गए। तो ये कुल मिला के सामंतों को भी कमजोर कर दिया गया था। अब बाद में कई जगह, जब पहले सामंत कमजोर करे, अब राजा तो कमजोर हो ही गए थे, और राजा इतने कमजोर हो गए थे कि अंग्रेजों ने कई जगह पर राजाओं को अपने इशारों पर बदल दिया गया था। जैसे देखो अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह, डूंगरपुर के जो शासक थे वो कौन थे? जसवंत सिंह। उनको गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पौत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बना दिया था। तो जैसे ये देखो
डूंगरपुर के जसवंत सिंह थे, उनको हटाकर बना किसको दिया था? दलपत सिंह को। ठीक है, इससे वहां की जनता खुश हो गई कि ना खुश होगी? ओवैसी सी बात है, घृणा उत्पन्न हो गई, उनको ना खुश हुई। इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने जयपुर के अब बाद में देखो जयपुर में कर दिया, जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया, तो वहां के लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी। कोटा, कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन महाराव किशोर सिंह, यहाँ पे जो राजा थे किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावा, जालिम सिंह देखो ये वहां के फौजदार थे कोटा रियासत के, और जालिम सिंह कहीं ना कहीं इतने पावरफुल थे, सेनापति थे ही वहां के, इतने पावरफुल थे कि इनके जो पूरी सेना थी इनके एक इशारे पर चलती थी, जिससे कोटा के हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर उठ खड़े हो गए। अलवर और भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहां अवयस्क राजकुमारों को गद्दी पर बैठा दिया। देखो अलवर और भरतपुर में भी कर दिया, क्योंकि शासक के अवयस्क होने की स्थिति में अंग्रेजों को राज्य के प्रशासन पर अपने नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल जाता था। जब शासक अवयस्क होगा, छोटा होगा, तो वहां पे क्या होगा, अंग्रेज ज्यादा अच्छे से अपना हस्तक्षेप कर सकते हैं, रियासत को अपने चला सकते हैं। मान लो क्योंकि राजा पावरफुल होगा तो अंग्रेजों की दाल नहीं गलेगी, इसीलिए राजा सोचते थे कि ज्यादा से ज्यादा कमजोर, अंग्रेज सोचते थे कि राजा ज्यादा से ज्यादा क्या होने चाहिए, कमजोर होने चाहिए, क्योंकि राजा के अवयस्क होने की स्थिति में अंग्रेजों को राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल जाता था। जोधपुर के महाराजा मान सिंह भी ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे। जोधपुर के राजा थे मान सिंह, उनके प्रयत्नों से अन्य रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष पनपने लगा था। देखो राजस्थान के समय पे ब्रिटिश जो पॉलिटिकल एजेंट थे, हमने संधियों में पढ़े थे, उन पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे? कोटा में थे मेजर बर्टन, याद रख लेना कैसे करके, ये आपको याद रखनी पड़ेंगे। कोट में बटन कैसे याद रख लेना फर्जी था। कोटा में बर्टन, जोधपुर रियासत, जोधपुर में कौन था? मैक मेसन, भरतपुर में मोरिसन थे, जयपुर में ईडन, ईडन जो याद करो ईडन गार्डन है अपने कहाँ पे, क्रिकेट मैदान है बंगाल में है ना। तो उदयपुर में सोवर्स, एक सिरोही, सिरोही में कौन थे? जेडी हॉल। ये कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि भाई कौन कौन पॉलिटिकल एजेंट थे उस समय क्रांति के टाइम पे। तो कोटा में वर्टन था, जोधपुर में मैकमेसन, भरतपुर में मोरिसन, जयपुर में ईडन, उदयपुर में सोवर्स और सिरोही में जेडी हॉल। देखो नेक्स्ट चलते हैं अपन। पहले देखो प्रभाव क्या हुए उसके बाद में संधियों के। सबसे पहले हमने राजाओं को डिस्कस किया, राजा कैसे डिक्लाइन, उनका जो शक्ति थी उसको कैसे डिक्लाइन किया अंग्रेजों ने। बाद में सामंतों का पढ़ा, सामंतों के बाद में हमने पढ़ा कि कैसे कैसे जगह अलग अलग जगहों पर राजाओं ने शासक चेंज किए। उसके बाद में अपन ने आते हैं सामाजिक सुधार। तो जब अंग्रेज आएगी तो यहाँ पे उन्होंने सामाजिक सुधार करने का प्रयास किया। यहाँ के लोगों को लगा कि भाई अपने कल्चर में एक तरह से हस्तक्षेप कर रहे हैं अंग्रेज, और लोग यहाँ पे गुस्सा हो गए। सामाजिक जो सुधार करने का जो कहीं एक तरह से एडवांटेज उनको नहीं मिल पाया था। राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान पर भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने को उत्सुक हो उठी। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए। इन कुरीतियों में कौन कौन सी कुरीतियां थी सर? कन्यावध, दास प्रथा, सती प्रथा आदि। इस दिशा में उठाए गए कदमों से जनता यह समझने लगी थी कि अंग्रेज राजस्थान के सामाजिक ढांचे को विघटित करना चाहते हैं। अब जनता में भी इनके खिलाफ क्या हो जाएगा? आक्रोश हो जाएगा। अंग्रेजों की सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप की नीति ने जनता में असंतोष उत्पन्न कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1818 की संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राज्यों के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य, अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक खिराज, सामंतों के विशेषाधिकार को कुठाराघात और राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप, ये सारे क्या है? कारण है किस चीज के? लोगों में असंतोष, लोगों में असंतोष उत्पन्न करने के। भाई किस कारण लोगों में असंतोष उत्पन्न हुआ? राजा, सामंत, साधारण जनता सभी वर्ग अंग्रेजों क्या हो गए थे? असंतुष्ट हो गए थे। देखो ईसाई धर्म, ईसाई मत के प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में यह विचार पनपने लगा कि अंग्रेज हिंदुओं का मतांतरण कर उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाने के प्रयत्नशील हैं। इससे उनमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपाने में राजस्थान के कवियों इस समय पे देखो महत्वपूर्ण रोल रखते हैं। ये कवि और साहित्यकारों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने अनेक तरह की क्या है कविताओं की रचना की, अनेक रचनाएं की इन्होंने, जो ब्रिटिश विरोधी थी कहीं ना कहीं।
और लोगों को वो गाने में सुनने में इतना प्रचलित हो गई थी वो कि अंग्रेजों की गाते गाते उन्हें इन रचनाओं से कब उनको अंग्रेजी विरोधी भावनाएं जो थी वो इतनी ज्यादा बढ़ गई, उनको स्वयं पता नहीं चला। उनके द्वारा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे, उनके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे, और उन शासकों और सामंतों की प्रशंसा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। इन कवियों ने क्या किया, जो ब्रिटिश सत्ता जो अंग्रेजों के खिलाफ थे उन राजाओं को यशगान किया, और जो ब्रिटिश सत्ता के अंग्रेजों के साथ उन्होंने सहयोग किया उन राजाओं की क्या की गई, विरोध किया गया था। इन कवियों में कवि बांकीदास, राघोदास, सांदू गांगजी तथा महाकवि सूरमल मिश्रण, इनके बहुत महत्वपूर्ण नाम है, आदि के नाम उल्लेखनीय है। इससे स्पष्ट है कि भारत में क्रांति प्रारंभ होने से पूर्व भी देशी रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के तीव्र असंतोष व्याप्त था, कि ये जो क्रांति जो हुई थी कहीं ना कहीं उसकी टाइमलाइन कैसे कैसे लोगों ने क्रांति की, कैसे कैसे वहां पे जो असंतोष उत्पन्न हुआ था। और उस समय तत्कालिक जो कारण था, एनफील्ड जो राइफल आई थी उसकी जो अफवाह उड़ गई थी कि भाई गाय और सुअर की चर्बी से बने हुए इनके कारतूस हैं, उससे भी सैनिकों की धार्मिक जो भावना है वो आहत हुई। 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजों की 6 छावनियां थी। कितनी छावनियां थी? 6। कौन कौन सी? देखो, नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खैरवाड़ा। इन छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था। देखो, केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। मेरठ में क्रांति की सूचना जैसे ही राजस्थान के एजीजी को प्राप्त हुई, हुआ क्या, जब मेरठ में क्रांति हुई 10 मई को, मंगल पांडे के जो क्रांति स्टार्ट की थी वहां से 10 मई को, उसकी सूचना धीरे धीरे, क्योंकि पहले व्हाट्सएप तो था नहीं कि भाई सूचना आई और पहुंच गई, या कोई एबीपी न्यूज या आज तक थे नहीं, धीरे धीरे सूचना भाई जो माउथ पब्लिसिटी होती है उस तरह से वो सूचनाएं आती गई और यहाँ पे आम जन में सूचना पहुंचने में टाइम लग गया। जो यहाँ की नसीराबाद जो छावनी थी वहां पे लगभग उन सैनिकों को सूचना मिल गई थी धीरे धीरे, और यहाँ राजस्थान में 28 मई को वहां पे नसीराबाद में सूचना प्राप्त हो गई थी। उस समय पे उन्होंने भी क्या कर दिया था, क्रांति स्टार्ट कर दी थी। मेरठ में क्रांति की सूचना जैसे ही राजस्थान के एजीजी को प्राप्त हुई, उसने देशी रियासतों के शासकों को यह आवश्यक निर्देश भेजे कि वे क्रांतिकारियों को अपने राज्य में घुसने ना दें। अब यहाँ के जो अपने एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल, देखो एक तो होते थे पॉलिटिकल एजेंट पीए, एक तो थे पॉलिटिकल एजेंट, ये हर रियासत में होते थे। एक था एजीजी, असिस्टेंट टू गवर्नर जनरल, ये पूरे राज्य में एक तरह से कहें तो एक होता था, और ये कहाँ होते थे? अजमेर में। ठीक है, और पॉलिटिकल एजेंट जो थे ये प्रत्येक रियासतों में होते थे, अलग अलग रियासतों में। तो जो एजीजी था उसने क्या है, सारी जो रियासतें थी उनके पॉलिटिकल एजेंट को एक संदेश भेजा कि भाई अपने अपने यहाँ पे जो कोई भी ऐसी गतिविधि होती है जो क्रांतिकारी हैं इनको घुसने ना दो। एक तो वहां से क्रांतिकारी आए थे, इनको सूचना मिल चुकी थी, इनको अपने राज्यों में ना घुसने दो, और यहाँ पे कोई ऐसा अगर कदम उठाता है तो उसके खिलाफ कठोरता पूर्वक उनका दमन करें। आगे अपन पढ़ेंगे, देखो नसीराबाद में क्रांति, और जो क्रांति घटनाएं कैसे कैसे हुई, क्रांति सफल हुई या असफल हुई, उसके क्या कारण रहे, और उन सब के जो प्रभाव थे वो क्या रहे, ये सब अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो साथियों, आज की वीडियो में यहीं तक था। अगले वीडियो में अपन क्रांति की जो घटनाएं थी, कारण और परिणाम, उन सब पर अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों।